हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। शुरू करें आज की क्लास। रेडी हैं आप सब? चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा होता है। ऑप्शन है क्लियर पेल स्ट्रोक कलर, डार्क कलर, येलो कलर एंड नन। तो जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो बेसिकली जो उसका कलर होता है वो क्लियर पेल स्ट्रोक कलर का होता है, कि बिल्कुल क्लियर होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड, बट हल्की सी उसके अंदर जो पीलापन होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है अगर हम उसको किसी एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए एस्पिरेट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है पॉलीसिंथेसिस, हाइड्रोसिंथेसिस, अमीनोसेंटेसिस एंड नन। तो एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज अमीनोसेंटोसिस, कि अमीनोसेंटेसिस हम प्रोसेस को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल मेम्ब्रेन आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। ऑप्शन है हगार साइन, ओसिएंडर साइन, क्विकनिंग एंड जैक्वेमर साइन। तो जो वॉयलेट ब्लू डिस्कलरेशन होती है वेजाइनल मेम्ब्रेन की आफ्टर कंसेप्शन, तो उसको हम बोलते हैं जैक्वेमर साइन। अगर बात करते हैं हम हैगार साइन की, तो वो बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, कि जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं हैगार साइन। बात करें हम अगर ओसिएंडर साइन की, तो ओसिएंडर साइन क्या होता है, अर्ली इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच पल्सेशन फील कैन थ्रो लेटरल वेजाइनल फोर्निक्स, कि अगर हम वेजाइनल से एग्जामिन कर रहे हैं तो हमें जो बेबी है उसकी पल्सेशन है वो महसूस होंगी, तो हम उसको बोलेंगे ओसिएंडर साइन। और लोअर यूटेराइन सेगमेंट है उसकी अगर सॉफ्टनिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं हैगार साइन। एंड क्विकनिंग होती है कि जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होती है जो मदर फील करती है, हम उसको बोलते हैं क्विकनिंग। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द अम्बिलिकल कॉर्ड अदरवाइज नोन एज, कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हम उसको सेकंड नेम क्या किससे जानते हैं। ऑप्शन है फ्यूनिस, फेलोपियन ट्यूब, यू कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हम उसको जानते हैं फ्यूनिस। उसका कंप्लीट नेम अगर हम बात करें तो वो होता है फ्यूनिकुलस अम्बिलिकस। ठीक है, अम्बिलिकस, फ्यूनिकुलस अम्बिलिकस। जो एम्बिलिकल कॉर्ड है उसका अगर हम सेकंड नेम बात करें तो वो होगा फ्यूनिकुलस अम्बिलिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड पिंस एंड नीडल इन हर हैंड एंड फिंगर्स, द कंडीशन इज कॉल्ड, कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो जो उसके हाथ में है कि जैसे उसको पिंस एंड नीडल्स हैं वो चुभ रही हैं और हाथ है वो उसमें सुनपन है, तो ये कौन सी है जो डिजीज़ का मतलब सिम्टम्स है वो शो कर रहा है। ऑप्शन है कार्पल टनल सिंड्रोम, वेरिकोसिटीज, पिका एंड हर्ट बर्न। तो हमारा राइट आंसर होगा कि हैंड में नमनेस है एंड पिंस एंड नीडल्स हैं, तो वो बेसिकली शो करता है कार्पल टनल सिंड्रोम में। बात करते हैं अगर हम वेरिकोसिटीज़ की, तो ये क्या होता है, जो ट्विस्टेड एंड एनलार्ज्ड वेन होती हैं, कि जो वेन्स होती हैं वो ट्विस्टेड हो जाती हैं एंड एनलार्ज्ड हो जाती हैं। पीका तो बेसिकली होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन फूड मटेरियल्स होते हैं, अगर कोई बच्चा उनको खा रहा है, जैसे रबर हो गया, पेंसिल हो गया, मिट्टी हो गया, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रिपेरियम पीरियड इज, कि प्रिपेरियम पीरियड है उसको हम कौन सा बोलते हैं। ऑप्शन है सून आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, सून आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन टू 5 days, सून आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन टू 6 weeks एंड नन ऑफ द अबोव। तो जो प्रिपेरियम पीरियड होता है वो बेसिकली हम बोलते हैं सून आफ्टर द प्लेसेंटल सेपरेशन टू द 6 week। जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है उससे बाद के जो 6 weeks होते हैं उस टाइम पीरियड को हम बेसिकली बोलते हैं प्रिपेरियम पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय, कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। ऑप्शन इज यूट्रस, वेजाइना, ओवेरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा वो बेसिकली सीक्रेट होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंड बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिडक्शन इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज नोन एज, कि जो स्पर्म है अगर उसकी मोटिलिटी जो उसकी मूवमेंट है उसमें रिडक्शन हो गया है तो बेसिकली हम उसको टर्म करते हैं। ऑप्शन इज एस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया एंड ट्रेटोजोस्पर्मिया। तो जो कंडीशन होती है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी में रिडक्शन होगी तो हम उसको बोलेंगे एस्थेनोस्पर्मिया। एस्पर्मिया होता है कि जो कंप्लीट लैक ऑफ सीमन विद इजैकुलेशन, कि जो सीमेन है उसका लैक हो गई है, ठीक है, जो सीमेन है अगर उसकी कमी आ गई है तो उसको हम बोलेंगे एस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया होता है लैक ऑफ स्पर्म सेल, कि स्पर्म की कमी आई है, वहाँ पर तो सीमन की कमी आई थी, और एजूस्पर्मिया में क्या होता है कि स्पर्म की कमी आती है। एस्पर्मिया में सीमन की कमी आएगी, एजूस्पर्मिया में जो सीमन है उसमें स्पर्म की कमी आती है। एंड जो ट्रेटोजोस्पर्मिया होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कि स्पर्मेटोजोआ की प्रेजेंस होती है बट जो उसकी एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो हम उसको बोलेंगे ट्रेटोस्पर्मिया। तो अगर मोटिलिटी की पूछा गया है कि मोटिलिटी स्पर्म की है वो रिडक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एस्थेनोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, की जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पिल्स यूज करते हैं उसका साइड इफेक्ट है वो क्या है। ऑप्शन इज वीनस थ्रोम्बोसिस, हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वो वीनस थ्रोम्बोसिस भी करेगी, हाइपरटेंशन भी करेगी एंड जो ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल है उसको भी इम्पेयर करेगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है, कौन सी ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो प्लेसेंटा है उस मतलब बैरियर है उसको क्रॉस कर जाती हैं। ऑप्शन इज IgG, IgM, IgA एंड नन ऑफ द अबोव। तो जो IgG एंटीबॉडी होती हैं वो बेसिकली जो प्लेसेंटल बैरियर है उसको क्रॉस कर जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट अबाउट अमीनोसेंटेसिस। तो हमने जो बात की थी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको अगर निकाल रहे हैं तो वो प्रोसेस थी अमीनोसेंटोसिस। तो हम उसको कि कौन सी ऐसी जो दी गई है स्टेटमेंट वो करेक्ट है अमीनोसेंटोसिस के बारे में। ऑप्शन इज इंट्रायूटेराइन डायग्नोसिस, विड्रॉल ऑफ एलाटोनिक फ्लूइड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन, chemical analysis of fluid of pregnant women and culturing amniotic cells and study of metaphasic chromosome to identify chromosomal abnormalities। तो बेसिकली जो अमीनोसेंटेसिस होता है जिसके अंदर जो हम फ्लूइड है उसको निकालते हैं तो उसमें बेसिकली जो कल्चरिंग करते हैं जो एमनियोटिक सेल की एंड स्टडी करते हैं मेटाफेजिक क्रोमोजोम, जिसके अंदर जो फाइंडिंग होती हैं वो क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली अमीनोसेंटोसिस है उसके प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, कि टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन इज फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब,
rearing of prematurely born in incubator, fertilization outside and gestation inside womb of mother, and both fertilization and development are affected outside the genital tract। की टेस्ट ट्यूब बेबी की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या होती है, तो जो बेसिकली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो आउटसाइड होता है, बट जो जेस्टेशन होता है वो मदर वूम में ही होता है। कि जो ओवम एंड स्पर्म का जो मीटिंग होगी, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो बॉडी से आउटसाइड होगी, बट जो ओवरऑल जो जेस्टेशन होता है, जो बेबी की डेवलपमेंट होती हैं वो मदर वूम है उसी के अंदर होंगी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं वो बेसिकली बर्थ को कैसे कंट्रोल करती हैं। ऑप्शन इज किलिंग ऑफ ओवा, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, किलिंग ऑफ स्पर्म, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो जो ओव्यूलेशन है उसको प्रिवेंट करती हैं, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देती, ठीक है, तो वो उसके हेल्प करती हैं जिससे कि जो बर्थ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इज। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं उसका बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन इज थायरोक्सिन, LH, प्रोजेस्टेरोन एंड GH5। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं उसमें बेसिकली कंपोनेंट होता है वो इम्पोर्टेंट वो प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की कंपोजिशन से ही जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो बनी होंगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉपर टी एंड लूप्स प्रिवेंट। जो कॉपर टी यूज़ करते हैं ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो कि प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करता है। तो वो बेसिकली कैसे प्रिवेंट करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन इज ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन एंड क्लीवेज। तो जो कॉपर टी होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव की पिल्स की बात करें तो वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, जो पिल्स हैं वो ओवुलेशन नहीं होने देंगी और जो कॉपर टी होती है जो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इनएडिक्वेट इनटेक इन प्रेगनेंसी विल लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन चिल्ड्रंस। कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है अगर उसको इनएडिक्वेट अमाउंट में नहीं लिया जाए तो वो बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो क्योज करेगा। तो वो होगा, ऑप्शन है नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड एंड थायमीन। तो बेसिकली जो फोलिक एसिड होता है अगर उसकी इनएडिक्वेट अमाउंट है वो ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो बच्चों के अंदर देखा जाता है। इसीलिए जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो आयरन फोलिक एसिड है IFA है वो दिया जाता है फॉर 100 डेज 1 टैबलेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ मच वेट लॉस ओकर टू न्यू बॉर्न इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। कि जो बेबी है वो डिलीवर हो गया तो उसका जो फर्स्ट वीक होता है उसमें वो अपना कितना वेट है वो लॉस करता है। ऑप्शन इज 10% ऑफ द बर्थ वेट, 5% ऑफ द बर्थ वेट, 1% ऑफ द बर्थ वेट एंड 20% ऑफ द बर्थ वेट। तो जो न्यू बॉर्न है वो अपने फर्स्ट वीक में जो अपना वेट लॉस करेगा वो होगा 10% ऑफ द बर्थ वेट, जिसको वो बाद में अपनी लाइफ में आगे चल के रिगेन कर लेता है, बट वो पहले जो बेबी है उसका वेट है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स इज। कि अगर 12 हफ्ते से पहले अगर प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना है तो सबसे सेफेस्ट मेथड है वो कौन सा होगा। ऑप्शन इज सक्शन इवैक्यूएशन, DNC, लेमिनेरिया टेंट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जो डायलेशन एंड कर्टेज होता है वो बेसिकली सेफ मेथड होता है कि अगर प्रेगनेंसी है 12 वीक से अगर प्रायरली अगर उसको टर्मिनेट करना पड़ रहा है तो जो DNC की जाती है, डायलेशन एंड कर्टेज, वो सेफेस्ट मेथड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस्ड मैटरनल डेप्रिवेशन इज, कि एक बच्चा जिसको माँ का जो होता है कि प्यार है या मतलब जो मैटरनल केयर है वो नहीं मिली है, तो बच्चे के अंदर कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है वो फाइंड आउट की जाएगी। ऑप्शन इज टेंडेंसी टुवर्ड ओवर ईटिंग, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, प्रोननेस टू इलनेस एंड एक्सट्रीम एक्टिविटी, कि अगर जो मैटरनल डेप्रिवेशन है बच्चे का तो उसके अंदर प्रोनलेस टू इलनेस, की कई बार क्या होता है कि मदर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लेबर, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पर अगर मदर की डेथ हो जाती है तो मैटरनल डेप्रिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो बेबी है उसको जो कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मदर मिल्क से मिलने थे बच्चे को वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से जो बेबी है वो प्रोन हो जाता है इलनेस की तरफ, कि उसको जो इलनेसेस हैं बीमारियां हैं वो उसको जल्दी से कैच कर लेती हैं। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना इज सीन इन, कि कौन सी ऐसे जो स्ट्रॉबेरी स्पॉट है वेजाइना में वो कौन से इन्फेक्शन की वजह से देखा जाता है। ऑप्शन है कैंडिडा, ट्राइकोमोनास, सीएमवी एंड हर्प सिम्प्लेक्स। तो सीएमवी जो है वो साइटोमेगालोवायरस है, तो बेसिकली जो स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना में देखा जाता है वो ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में देखा जाता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट, की जो विटामिन ए है वो कब दी जाती है उसकी पहली डोज। ऑप्शन है 18 मंथ, 2 ईयर्स, 9 मंथ्स एंड 6 मंथ। तो जो फर्स्ट डोज है विटामिन ए की वो दी जाती है 9 मंथ्स पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था NHMCHO का उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपुट सक्सीडेनम इज, कि जो कैपुट सक्सीडेनम है वो कंडीशन है वो क्या डिफाइन करती हैं। ऑप्शन इज बर्थ मार्क, स्वेलिंग ऑन फेस ऑफ द बॉडी, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्कैल्प, स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, की जो कैपुट सक्सीडेनम होता है वो बेसिकली दिखाई देता है जो स्वेलिंग होती है ऑन द स्कैल्प ऑफ न्यूबॉर्न, की जो न्यूबॉर्न की स्कैल्प होगी उस पर स्वेलिंग दिखाई दे जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कैल्प, की जो स्कैल्प है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो गया है जिसके वजह से जो स्वेलिंग है वो दिखाई देगी। तो कैपुट सक्सीडेनम में स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प ऑफ न्यूबॉर्न। नेक्स्ट इज द एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म विच अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम इज, कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्पर्म को अलाउ करता है ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको कौन सा एंजाइम है वो प्रमोट करता है। ऑप्शन इज अमाइलेज, हाई एलुरोनिडेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। तो जो हाई एलुरोनिडेज है वो बेसिकली प्रमोट करता है जो फर्टिलाइजेशन है उसकी प्रोसेस को। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन इज ए रिजल्ट ऑफ, जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है प्रेगनेंसी की कंडीशन में वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है। ऑप्शन है पुअर डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, इंक्रीज्ड इरेथ्रोपोइसिस, इंक्रीज्ड डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड एंड इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑफ वुमेन। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी है उसमें जो एनीमिया होता है जो उसकी ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है वो देखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैफरन कलर्ड म्यूकोनियम इज सीन इन, कि जो सैफरन कलर का जो केसरिया कलर का म्यूकोनियम होता है जो फर्स्ट फीटस का स्टूल होता है, फर्स्ट जो स्टूल होगा उसको हम बोलेंगे म्यूकोनियम, कि अगर वो सैफरन कलर का है तो वो क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन है पोस्ट मैच्योरिटी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड नॉर्मल अपीयरेंस, की नॉर्मल है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि जो सैफरन कलर्ड म्यूकोनियम है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि जो बेबी है उसकी पोस्ट मैच्योरिटी हो गया है, कि पोस्ट मैच्योरिटी को सैफरन कलर्ड म्यूकोनियम है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट इज
इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस इज कंप्लीटेड बाय। इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो यूट्रस है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस चला जाता है, वो कितने हफ्ते में जाता है, नॉन प्रेग्नेंट जो स्टेट थी वहाँ पर वो कितने टाइम पीरियड में वापस चला जाएगा। तो बेसिकली जो प्यूर्पेरियम के बाद का जो टाइम पीरियड है वो 6 वीक्स का होता है। जो ऑप्शन थे बेसिकली 6 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स एंड 16 वीक। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 6 वीक्स के अंदर जो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस है कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में वापस है जो यूट्रस है वो चला जाता है 6 हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट इज स्ट्रोंगेस्ट स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन इज बाय। कि जो लैक्टेशन है, मिल्क इजैकुलेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए स्ट्रोंगेस्ट स्टिमुलेशन है वो कौन सा है। ऑप्शन है पीपीएच, सकिंग, मेटाक्लोप्रामाइड एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। की जो स्ट्रोंगेस्ट स्टिमुलेशन है लैक्टेशन के लिए वो बेसिकली है सकिंग। जो बेबी है जो सकिंग प्रोसेस होगी वो स्टिमुलेट करती है लैक्टेशन को। द डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन ए वुमेन विद प्री एक्लैम्पशिया एंड। कि कोई फीमेल है जिसके अंदर कन्वर्जन का जो खतरा है, ठीक है, कि सीजर्स का खतरा है, वो प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन में कहाँ पर एंड हो जाता है। ऑप्शन इज आफ्टर लेबर बिगिन, आफ्टर डिलीवरी ओकर्स 24 आवर्स पोस्टपार्टम एंड 48 आवर पोस्टपार्टम। तो जो कन्वर्जन का डेंजर है वो स्टॉप हो जाता है 48 आवर ऑफ पोस्टपार्टम। कि जैसे ही बेबी का डिलीवरी हुई है उसके 48 घंटे के अंदर जो कन्वर्जन का खतरा है वो टल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूटेराइन ब्लड फ्लो एट टर्म इज। कि जब प्रेगनेंसी है वो टर्म कंडीशन पर पहुंच जाती है, मतलब आपने जो 37 से लेके 42 वीक का जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो बेबी है कभी भी डिलीवर हो सकता है, तो उस टाइम को बोलते हैं हम टर्म पीरियड। वहाँ पर जो यूटेराइन ब्लड फ्लो है वो कितना होगा। ऑप्शन है 50 ml पर मिनट, 100 to 150 ml पर मिनट, 350 to 375 ml पर मिनट एंड 500 to 600 ml पर मिनट। तो जो यूटेराइन ब्लड फ्लो होता है वो बेसिकली रेंज करता है 500 to 600 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सिक्रेशन फ्रॉम द मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी। कि जो फर्स्ट सिक्रेशन होता है मदर ब्रेस्ट से आफ्टर डिलीवरी उसको हम क्या नेम देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वेस्ट्रम एंड कोलेस्ट्रम, लोचिया एंड ल्यूकोरिया। तो जो बेसिकली मदर ब्रेस्ट से जो फर्स्ट सिक्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे कोलेस्ट्रम। जो फर्स्ट मिल्क होता है वो होता है कोलेस्ट्रम, जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है एंड इवन जो बेबी है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जो लोचिया होता है, लोचिया तो बेसिकली जो जैसे ही प्यूर्पेरियम पीरियड होता है जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है हम उसको लोचिया बोलते हैं, एंड ल्यूकोरिया होता है वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज। तो बेसिकली जो अगर ब्रेस्ट का पूछा गया है तो वो होगा कोलेस्ट्रम। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। कि लेबर की वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर होगा। ऑप्शन है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो बेसिकली जो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है वो होती है हमारी स्टेज 3 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाय पेप स्मीयर। कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि पेप स्मीयर के थ्रू स्क्रीन की जाती है। ऑप्शन है ओवेरियन कैंसर, एंडोमेटेरियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो बेसिकली जो पेप स्मीयर के थ्रू हम जो स्क्रीनिंग करेंगे वो करेंगे हम सर्वाइकल कैंसर की। जो सर्वाइकल कैंसर है हम उसको पेप स्मीयर के थ्रू स्क्रीनिंग करते हैं। जो पेप स्मीयर होता है उसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो सर्विक्स से हम है ना कलेक्टिंग सेल्स फ्रॉम सर्विक्स, ठीक है, जो सेल्स होती हैं उनको सर्विक्स से कलेक्ट किया जाता है एंड उनकी एग्जामिनेशन की जाती हैं। तो पेप स्मीयर के थ्रू हम सर्वाइकल कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। नेक्स्ट इज
हु वाज डिस्कवर्ड द पार्टोग्राफ, कि पार्टोग्राफ है वो किसने डिस्कवर किया था। तो पार्टोग्राफ बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो लेबर है एंड जो डिलीवरी की प्रोसेस होती है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस आ रही हैं एंड जो बेबी है उसकी जो स्टेजेस है वो कहाँ तक अपनी जो प्रोग्रेस कर रहा है, हम उसको पार्टोग्राफ के थ्रू शो करते हैं। तो पूछा गया है जो पार्टोग्राफ है उसको डिस्कवर किसने किया था। ऑप्शन है डॉक्टर R.H. फिलपोर्टर, डॉक्टर A.L. मुडलियर, डॉक्टर विलियम शो एंड डॉक्टर शिरोडकर। तो जो डॉक्टर R.H. फिलपोर्टर थे उन्होंने बेसिकली जो पार्टोग्राफ है उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज टू असेस द डिसेंट ऑफ हेड इन ए प्रेग्नेंट वुमेन, कि बेसिकली जो ग्रिप्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की जिसके थ्रू जो बेबी है उसकी एंगेजमेंट होती है उसको देखा जाता है, जो बेबी की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। तो हम बेसिकली पूछा गया है कि डिसेंट ऑफ हेड को देखने के लिए कौन सी जो एब्डोमिनल ग्रिप है उसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है फंडल, लेटरल, पाउलिक 1 एंड पाउलिक 2। तो बेसिकली जो पाउलिक 2 होती है एब्डोमिनल ग्रिप हम उसको यूज़ करते हैं डिसेंट ऑफ हेड को असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी फेल्ड बाय द मदर आर नोन एज, कि जो पहला बेबी का मूवमेंट है जो मदर है वो फील करती है हम उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन इज लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्विकनिंग एंड ब्लोटमेंट। तो जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है हम उसको बोलते हैं क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री एक्लैम्शिया। जो प्री एक्लैम्शिया की कंडीशन होती है बेसिकली करेक्टराइज्ड होती है, जो प्री एक्लैम्शिया उसमें हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा और इंक्रीज्ड वेट हो जाएगा। तो उसमें जो बेड रेस्ट है हम उसको क्यों प्रमोट करते हैं। ऑप्शन है प्रिवेंट एक्लैम्शिया, मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, prevent premature labor and it improve blood circulation and decrease edema। तो बेसिकली जो होता है बेड रेस्ट हम बेसिकली बोलते हैं कि वो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करेगा एंड जो एडिमा है उसको डिक्रीज करेगा। इसीलिए जो प्री एक्लैम्शिया की कंडीशन है उसमें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट इज विच टाइम इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड, कि कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता मैटरनिटी पीरियड में। ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, लेबर एंड डिलीवरी एंड पुरप्यूरियम। तो बेसिकली जो लेबर एंड डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है वहां पर जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज विच वन इज द हैजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विद पिटोसिन। पिटोसिन जो बेसिकली होता है ऑक्सीटोसिन, अगर ऑक्सीटोसिन से लेबर है वो इंड्यूस करवाया जा रहा है तो उसका बेसिकली कौन सी डिसएडवांटेज है या हैजार्ड होगा, वो क्या होगा। ऑप्शन है एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, रप्चर ऑफ यूट्रस एंड अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो अगर इंडक्शन हो रहा है पिटोसिन से तो उससे चांसेस होते हैं रप्चर ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस है उसके फटने के चांसेस होते हैं। यही बेसिकली डिसएडवांटेज होती है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन से लेबर इंडक्शन की। नेक्स्ट इज विच इज द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस, कि कौन सा ऐसा फीमेल पेल्विस है जो आइडियल माना जाता है। ऑप्शन है एंड्रॉइड, गाइनेकोइड, प्लेटिप्लॉइड एंड एंथ्रोपॉइड। तो बेसिकली जो गाइनेकोइड पेल्विस होता है उसको हम आइडियल फीमेल पेल्विस बोलते हैं, जो कि बेबी डिलीवरी के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, कि जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो FSH हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बेसिकली जो ओवेरियन फॉलिकल है उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जो FSH हार्मोन है वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो गोल्डन कलर का है तो वो बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन है RH इनकम्पेटिबिलिटी,
फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी एंड इंट्रायूटेराइन डेथ। तो बेसिकली अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका गोल्डन कलर है तो वो डिफाइन कर रहा है RH इनकम्पैटिबिलिटी। जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो मदर होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जो बेबी है, फिटस है, उसके अंदर जो ब्लड होगा वो RH नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो मदर की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ होंगी वो बेबी के जो RBCs होती हैं उनके ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो गोल्डन कलर है वो RH इनकम्पैटिबिलिटी है उसको शो करता है। Then how much additional the amount of calories that should be taken by a pregnant woman as per WHO, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको कितनी एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं वो लेनी चाहिए। ऑप्शन इज 300 किलो कैलोरीज, 500 किलो कैलोरीज, 1000 किलो कैलोरीज एंड 100 किलो कैलोरीज। तो बेसिकली 300 किलो कैलोरीज हैं वो एडिशनल अमाउंट में लेनी चाहिए एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस, कि जो फीमेल पेल्विस होता है उसका हाइएस्ट डायमीटर है वो कौन सा है। ऑप्शन है एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ओब्लिक एंड ऑल आर इक्वल, कि जो सारे डायमीटर हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा जो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है वो जो पोस्टीरियर जो डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमनेस्ट क्योज ऑफ PPH, जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसका बेसिकली क्योज क्या कौन सा होता है। तो ऑप्शन है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन, बर्थ इंजरी एंड प्यूर्पुरियल सेप्सिस। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज का बेसिकली जो क्योज होगा वो होगा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, कि जो यूट्रस है उसको वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज है वह उसमें वापस नहीं जा पा रहे हैं, जो बेसिकली क्योज करेगा PPH को, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बेसिकली कितना वेट है वो गेन होता है। ऑप्शन है 6 kg, 8 kg, 11 kg एंड 14 kg। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 11 kg। जो रेंज होती है वो होती है 11.5 to 16.5 की इतना जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, कि अगर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। ऑप्शन है सिजेरियन सेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, DNC एंड कंप्लीट बेड रेस्ट। अगर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है, अगर हम बात कर दें कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, तो बेसिकली जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा होगा वो जो सर्विक्स है उसको कवर कर लेता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला पार्शियल, तो मतलब जो हमारा सर्विक्स एरिया है उसको वो हाफ तक कवर करके रखेगा, जो प्लेसेंटा है वो हाफली कवर करके रखेगा सर्विक्स को। ऐसी कंडीशन है तो उसके अंदर कौन सी मैनेजमेंट होगी, तो उसके लिए हम एडवाइस करेंगे कंप्लीटली बेड रेस्ट, की जो फीमेल है वो कंप्लीट बेड रेस्ट करेगी टू अवॉइड द कि आगे उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए जो फीमेल है वो कंप्लीट बेड रेस्ट है उसको करना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉमनली गिव टू प्रेग्नेंट वुमेन, कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको दी जाती है। ऑप्शन है मीजल्स, BCG, टेटनस एंड DPT। तो जो टेटनस की वैक्सीन है वो बेसिकली दी जाती है क्योंकि कई बार जो होता है डिलीवरी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंटल इंजरीज हो जाती हैं तो चांसेस होते हैं जो फीमेल है उसको टेटनस होने के लिए, तो उसको ही सबसे पहले उसको टेटनस की वैक्सीन है वो दी जाती है। नेक्स्ट इज
प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड, कि सर्वाइकल कैंसर है उसका प्राइमरी फीचर है वो क्या होगा। ऑप्शन है पोलीयूरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एनोरेक्सिया एंड हेडेक। तो जो सर्वाइकल कैंसर है उसका प्राइमरी फीचर होगा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल का, उसके अंदर इरेगुलरिटी है वो दिखाई देगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट गेन ऑफ एंटीनेटल मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स, कि जो फर्स्ट 20 वीक्स होते हैं उसके अंदर जो मदर है वो कितना वेट है वो गेन करेगी। ऑप्शन है 0.5 to 1 kg, 2 to 3 kg, 3 to 4 kg एंड 4 to 5 kg। तो जो फर्स्ट 20 वीक्स होंगे उसमें जो मदर है वो 2 to 3 kg है वो वेट गेन करेगी। नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोटेलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म, कि कौन सा टेस्ट है वो हम यूज़ करते हैं जिससे हमें जो स्पर्म है उसकी एक्टिविटी एंड मोटेलिटी, उसकी मूवमेंट है उसको पता चलता है। ऑप्शन है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, CMP टेस्ट, PCR टेस्ट एंड ओनर टेस्ट। तो जो ओनर टेस्ट होता है बेसिकली हम उससे डिफाइन करते हैं कि जो स्पर्म है उसकी मोटेलिटी एंड उसकी एक्टिविटी को ओनर टेस्ट है उसके थ्रू डिफाइन किया जाता है। बात करें CMP की, जो CMP होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट, जो कि बेसिकली जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है बॉडी के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको डिफाइन करता है। जो बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका जो लेवल है सोडियम पोटाशियम, उनके लेवल को जो डिफाइन करेगा वो करेगा CMP टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। बात करते हैं हम PCR टेस्ट की। जो PCR टेस्ट होता है वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, जो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी वायरस का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वो बेसिकली जेनेटिक जो मेकअप होता है उसको असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि जो स्पर्म है उसकी एक्टिविटी एंड मोटेलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं होनर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ जिफिस्टर्नम, कि कौन सा ऐसा जो टाइम पीरियड है जहाँ पर जो यूट्रस है वो बेसिकली पहुँच जाता है जिफिस्टर्नम के लेवल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिफिस्टर्नम होता है। जिफिस्टर्नम होता है जो स्टर्नम होती है उसका लोवेस्ट पार्ट होती है, 1 मिनट, कि जो हमारी स्टर्नम होती है उसका लोवेस्ट पार्ट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए, जिसको हम जिफर्ड प्रोसेस भी बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचने में यूट्रस को कितना टाइम लगता है। ऑप्शन है 32 वीक्स, 36 वीक्स, 40 वीक्स एंड 42 वीक्स। तो बेसिकली जो जिफिस्टर्नम तक पहुँचने में यूट्रस को टाइम लगेगा वो लगेगा 36 वीक, 36 हफ्ते के अंदर जो जिफिस्टर्नम तक यूट्रस है वो पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉर्मल ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल इज टर्म्ड एज, कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, ठीक है, उस टाइम में जो ब्लीडिंग है वो एक्सेसिव अमाउंट है, उसका एक्सेसिव अमाउंट है, बट जो इंटरवल है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मल है, तो उस टाइम में अगर ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल हो रही है तो हम उसको टर्म करते हैं। ऑप्शन है मेनोरेजिया, एपिमेनोरिया, मेट्रोरेजिया एंड डिसमेनोरिया। तो अगर एक्सेसिव अमाउंट है ब्लीडिंग का और बट जो इंटरवल है वो रेगुलर है तो हम उसको बोलेंगे मेनोरेजिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एपिमेनोरिया, तो एपिमेनोरिया होता है प्रोलोंग्ड एंड प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन ओकर एट एनी टाइम बट फ्रीक्वेंटली इन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो या तो स्टार्टिंग में या उसके एंड में, कि एक बार में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो शो करता है, ठीक है।
या तो जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है या मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हुआ है उस टाइम पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है वो हो रहा है। बात करते हैं हम मेट्रोरेजिया की। मेट्रोरेजिया होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, बट जो टाइम पीरियड है वो इंटरवल नहीं होता, इर्रेगुलर जो होता है इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ मेट्रोरेजिया में और मेनोरेजिया में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो मेनोरेजिया में जो इंटरवल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बट जो मेट्रोरेजिया की कंडीशन है उसमें जो इंटरवल है वो इरेगुलर होंगे। और डिसमेनोरिया होता है, डिसमेनोरिया बेसिकली होता है डिफ़िकल्टी मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो बेसिकली जिसमें जो यूटेराइन क्रैम्प्स आते हैं वो डिसमेनोरिया की कंडीशन में ही होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DUB, कि जो DUB है उसकी फुल फॉर्म है वो क्या है। ऑप्शन है डायरेक्ट यूटेराइन ब्लीडिंग, डायरेक्ट यूटेराइन ब्लड वेसल्स, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग एंड डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लड वेसल्स। तो जो DUB कंडीशन होती है वो भी बेसिकली जो हमारा ऑब्स्टेट्रिक पीरियड होता है उससे रिलेटेड है, तो उसमें डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, तो DUB है वो डिनोट करता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इज मोर कॉमन इन फॉलोइंग फीमेल। जो PID का इन्फेक्शन होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है वो बेसिकली कौन सी फीमेल्स हैं उनमें देखी जाती है। ऑप्शन है मेंस्ट्रुएटिंग एडोलोसेंट गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं जो मेंस्ट्रुएटिंग हैं, एंड हैविंग एंड मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स हैं उनमें भी हो सकती है, हैविंग मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स हैं एंड उसको प्रीवियस हिस्ट्री है PID की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। सभी को चांसेस हैं कि उनको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है वो हो सकती है। Next question is the condition in which complete uterus turn backward in relation to long axis of birth canal is termed as, कि जो यूट्रस है वो कंप्लीटली बैकवर्डली टर्न कर गया है जो बर्थ कैनाल है उससे लॉन्ग एक्सिस में, तो बेसिकली उसको हम क्या टर्न करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, एंटी वर्जन ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस। तो अगर वो बैकवर्डली टर्न कर गया है तो हम उसको बोलेंगे रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। अगर वो फॉरवर्ड करता तो हम उसको बोलते एंटी वर्जन ऑफ यूट्रस। अगर वो फॉरवर्ड कर रहा है तो उसको बोलेंगे एंटी वर्जन, और अगर उसने बैकवर्ड किया है तो हम उसको बोलेंगे रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज टर्म्ड एज, की जो ओवरी है अगर उनकी इन्फ्लामेशन हो रही है तो हम उसको क्या टर्म करेंगे। ऑप्शन है ऊफोराइटिस, हाइड्रोसील, सेल्फिंजाइटिस एंड ऊफ्रेक्टोमी। तो बेसिकली जो इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी होता है हम उसको बोलते हैं ऊफोराइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज टर्म्ड एज ऊफोराइटिस। बात करते हैं हम हाइड्रोसील की, कि हाइड्रोसील है वो क्या होता है, कि हाइड्रोसील बेसिकली होता है स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम, कि स्क्रोटम है उसकी स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम बेसिकली एक पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं वो रखे होते हैं। ठीक है, होल्ड करके रखता है जो टेस्टिकल्स को, पाउच लाइक स्किन होती है उसको बोलते हैं स्क्रोटम, और उसकी स्वेलिंग जब हो जाती है स्क्रोटम की तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। ठीक है, और सेल्फिंजाइटिस होता है जो बेसिकली जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, उसको अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेल्फिंजाइटिस। एंड ऊफ्रेक्टोमी होता है कि जो हमारी ओवरीज होती हैं, फीमेल है, ए फीमेल कैरी 2 ओवरीज। ठीक है, अगर उसकी या तो एक या फिर दोनों अगर ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऊफ्रेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फीटल मैक्रोसोमिया, कि फीटल मैक्रोसोमिया है उसको
उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन है बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg, लार्ज साइज हेड ऑफ ए न्यूबॉर्न, फीटल डिस्ट्रेस एंड बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। तो बेसिकली जो फीटल मैक्रोसोमिया की कंडीशन है उसमें जो बेबी का बर्थ वेट है वो 4.5 kg से अबोव होगा, तो उसको हम बोलेंगे फीटल मैक्रोसोमिया। नेक्स्ट इज which pituitary hormone is to stimulate the secretion of breast milk from the mammary gland? कि कौन सा जो हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, वो स्टिमुलेट करेगा ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशंस को फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड? ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, वासोप्रेसिन, एलएच एंड एचसीजी। तो बेसिकली जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज which is the main source of estrogen and progesterone after the 3 month of pregnancy? कि जब 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का मेन सोर्स है वो क्या होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लेसेंटा एंड ओवेरी। तो जो बेसिकली अगर प्रेगनेंसी है 3 हफ्ते के बाद में उसका 3 महीने के बाद में जो उसका सोर्स होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का वो होगा प्लेसेंटा। बट अगर नॉन प्रेग्नेंट सिचुएशन है तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो सीक्रेट करती है ओवेरी। ठीक है, ओवरी करेगी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन होगा वो ओवरी से होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के 3 हफ्ते बाद जो सिक्रीशन होगा वो होगा प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी इन बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। की मदर है वो डायबिटिक है तो बेबी के अंदर कौन सी एबनॉर्मेलिटी है वो देखी जाएगी? ऑप्शन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, रीनल डिफेक्ट एंड कार्डियक एबनॉर्मलीज एंड लिम्ब डिफेक्ट। तो बेसिकली अगर मदर है वो डायबिटिक है तो बेबी के अंदर जो कार्डियक एनोमलीज है, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली देखी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क। जो मदर मिल्क होता है उसमें 100 ml में कैल्शियम का अमाउंट है वो कितना होता है? ऑप्शन है 26 mg, 28 mg, 36 mg, 40 mg। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 100 ml जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें जो कैल्शियम का अमाउंट होता है वो बेसिकली होता है 28 mg। नेक्स्ट इज WHO gave an idea of safe motherhood initiative in। कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सेफ मदरहुड का आइडिया दिया था, वो कब दिया था, वो कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1982, 1992, 1987 एंड 1985। तो जो सेफ मदरहुड आया था वो बेसिकली आया था 1987 में। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा डायरेक्टली एंकर्ड टू मायोमेटीरियम इज। कि जो प्लेसेंटा है वो डायरेक्टली अडहेयर कर रखा है मायोमेट्रियम से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बाईपेराइट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा, रिटेन्ड प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा सर्कमवैलेट। तो बेसिकली अगर जो मायोमेट्रियम से डायरेक्टली अटैच है तो उस प्लेसेंटा की कंडीशन को हम बोलेंगे प्लेसेंटा एक्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ यूट्रस इन मल्टीपल प्रेगनेंसी। कि कोई फीमेल है जिसके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो यूट्रस की है वो शेप है वो कैसी होगी? तो ऑप्शन है पायरीफॉर्म, राउंड, ओवल एंड बैरल। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो यूट्रस की शेप होगी वो होगी बैरल। बैरल बेसिकली जो ड्रम होते हैं, जो राउंड ड्रम्स होते हैं उनकी जो शेप होती है उसको बैरल शेप बोला जाता है। और जो नॉन प्रेग्नेंट जो स्टेज होती है उसमें बेसिकली जो यूट्रस की होती है वो पियर शेप होती है, जो नाशपाती के आकार का यूट्रस है वो होता है। बट अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो यूट्रस की जो शेप होगी वो होगी बैरल शेप की। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ब्लड टू कम आउट फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट इज। कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो जेनाइटल ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया एंड डिसमेनोरिया। तो
अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। अगर बात करें डिस्मेनोरिया की तो वो आपको पता है कि डिफ़िकल्टी मेंस्ट्रुअल पीरियड विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस और पेन, कि जो बहुत सारा जो पेन होगा, यूटेराइन पेन फील करेगी, उसके साथ में जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होना। बात करें ओलिगोमेनोरिया की, वो होता है इरेगुलर एंड इनकंसिस्टेंट ब्लड फ्लो, कि जो ब्लड फ्लो है वो इरेगुलर है और इनकंसिस्टेंट है। बात करें हाइपोमेनोरिया की, जो हाइपोमेनोरिया है उसमें जो ब्लड लॉस होगा वो लेस देन 30 ml होगा। ठीक है, अगर 30 ml से ब्लड लो हो रहा है तो, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें अगर 30 ml से भी नीचे ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम हाइपोमेनोरिया। तो इन्होंने पूछा था कि फेलियर ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो टू कम आउट फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज क्रिप्टोमेनोरिया। नेक्स्ट इज स्टेज 1 ऑफ लेबर इंक्लूड्स विच फेज इन द करेक्ट ऑर्डर, कि जो लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं, बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। तो इन्होंने पूछा है जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके 3 फेज आगे डिवाइडेड होते हैं, तो वो उनका करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है ट्रांजिशन, लेटेंट, एक्टिव, एक्टिव, लेटेंट एंड ट्रांजिशन, एक्टिव, ट्रांजिशन एंड लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। तो हमारा राइट आंसर होगा जो फर्स्ट स्टेज होती है, जो बेसिकली डिफाइन करती है कि जो सर्विक्स है उसका कितना डायलेशन हुआ है, तो वो उसका जो राइट जो ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे पहले होती है लेटेंट, देन एक्टिव, देन ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज you are performing a routine assessment on a mother post delivery. The uterus is soft and displaced to the left of umbilicus. What is your next nursing action? कि एक मदर है जो कि हम पोस्ट डिलीवरी के बाद असेस कर रहे हैं, अगर उसका जो यूट्रस है वो सॉफ्ट है बट वो डिस्प्लेस हो गया है लेफ्ट ऑफ एम्बिलिकस, जो एम्बिलिकस एरिया है उसके लेफ्ट साइड में, तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन है वो क्या होगा। ऑप्शन है परफॉर्म फंडल मसाज एंड असिस्ट द पेशेंट टू बाथरूम, कंटिन्यू टू मॉनिटर द मदर, दिस इज ए नॉर्मल फाइंडिंग पोस्ट डिलीवरी, नोटिफाई द फिजिशियन, एडमिनिस्टर पियराना डोज ऑफ पिटोसिन ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। तो बेसिकली जो नर्सिंग एक्शन पूछा है इन्होंने कि नर्सिंग एक्शन क्या होगा, वो होगा परफॉर्म द फंडल मसाज एंड असिस्ट द पेशेंट टू बाथरूम, कि जो मदर है उसको फंडल मसाज देनी है एंड जो पेशेंट है उसको असिस्ट करना है ड्यूरिंग द बाथरूम। तो हम बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ए स्टेज 1 ऑफ लेबर ड्यूरिंग द एक्टिव फेज द सर्विक्स डायलेट, कि जो स्टेज फर्स्ट है जिसके अंदर सर्विक्स डायलेशन का पता चलता है, उसका जो एक्टिव फेज है उसमें जो सर्विक्स है वो कितना डायलेट है वो होता है। ऑप्शन है 1 to 3 सेंटीमीटर, 7 to 10 सेंटीमीटर एंड 4 to 7 सेंटीमीटर एंड 8 to 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा एक्टिव फेज होता है उसमें जो सर्विक्स डायलेट होता है वो बेसिकली होता है 4 to 7 सेंटीमीटर। जो हमारा लेटेंट फेज होता है उसमें होता है 0 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन। जो एक्टिव फेज होता है उसमें होता है 4 to 7 एंड जो ट्रांजिशन फेज होता है उसमें हमारा बेसिकली 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेशन होता है। जो कंप्लीट सर्विक्स की डायलेशन होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रांजिशन फेज ऑफ स्टेज 1, की कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है जो ट्रांजिशन फेज है स्टेज 1 का। ऑप्शन है द मदर में एक्सपीरियंस इंटेंस पेन, इरिटेशन, नोजिया एंड डीप कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो मदर है वो एक्सपीरियंस करेगी, इंटेंस पेन भी होगा, इरिटेशन भी होगा और जो डीप कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी होंगी। The transition phase is the longest phase of stage 1 and contraction are very intense and long in duration, कि जो
फेज़ है वो सबसे लंबा होगा, और जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो इंटेंस होंगी। बट इन्होंने जो बोला लॉन्ग इन ड्यूरेशन, की जो ड्यूरेशन है वो लंबी होगी, बट ऐसा नहीं होता। जो ट्रांजिशन फेज़ में जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आती हैं वो थोड़े थोड़े टाइम में और थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में जल्दी जल्दी आती हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं हम जो अगर जो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो होती है द सर्विक्स विल डायलेट 8 to 10 सेंटीमीटर। तो यस होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट करेगा ट्रांजिशन फेज में। द ट्रांजिशन फेज एंड्स एंड प्रोग्रेस टू स्टेज सेकेंड ऑफ लेबर। जो आगे जो ट्रांजिशन फेज है वो प्रोग्रेस कर जाएगा स्टेज ऑफ लेबर एंड सर्विक्स हैज डायलेटेड टू 10 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली ये सब जो कंडीशन है वो होती हैं, बट जो सेकंड कंडीशन है जो जिसमें जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वो नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा द ट्रांजिशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्टेज 1 एंड कॉन्ट्रैक्शन आर वेरी इंटेंस एंड लॉन्ग इन ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर बर्थ वेयर डू यू एक्सपेक्ट द एसेस ऑफ फंडल हाइट। की बर्थ के बाद में जो फंडल हाइट है हम उसे कहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। ऑप्शन है एट द जिफोइड प्रोसेस एंड 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस, 2 सेंटीमीटर अबोव द प्यूबिक सिम्फाइसिस एट और नियर द अम्बिलिकस। तो बेसिकली आफ्टर बर्थ जो फंडल हाइट हम असेस करते हैं वो बेसिकली होनी चाहिए एट और नियर द अम्बिलिकस। जो जिफोइड प्रोसेस होता है वहाँ पर जो अम्बिलिकस जो यूट्रस की हाइट होती है वो 36 वीक्स पे बेसिकली फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट इज during stage 3 of labor you note a gush of blood that the uterus change shape from an oval shape to a globular shape. This indicate कि जो लेबर है उसकी थर्ड स्टेज थी जहाँ पर एक गश ऑफ ब्लड मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड है वो देखा गया है, एंड जो यूट्रस है उसकी शेप चेंज हो गई है, ओवल से ग्लोबुलर शेप हो गई है। तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन है पोस्टपार्टम हेमरेज, इमिनेंट डिलीवरी ऑफ बेबी, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन एंड BNC। तो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि स्टेज 3 ऑफ लेबर, तो जो थर्ड स्टेज होती है उसमें जो प्लेसेंटा है उसकी डिलीवरी होती है। जो सेकंड स्टेज होती है वो सर्विक्स डायलेशन से स्टार्ट होकर बेबी के बर्थ पर कंप्लीट होती है, और जो स्टेज थर्ड होती है वो बेसिकली बेबी के बर्थ से लेकर प्लेसेंटा की जो डिलीवरी होती है वहाँ पर एंड होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा जो गश ऑफ ब्लड होया इवन जो यूट्रस ने अपनी शेप चेंज की वो साइन होगा प्लेसेंटल सेपरेशन का। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज ओकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड। कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी की स्टेज पर फिजिकल चेंजेस हैं वो देखे जाते हैं। ऑप्शन है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर एंड मेंस्ट्रुएशन। तो जो प्यूबर्टी की स्टेज होती है फीमेल के अंदर तो उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी देखा जाएगा, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स भी प्रेजेंट होगी, एंड इवन जो मेंस्ट्रुएशन है वो भी शुरू हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द above. Next is the menstruation in female is called। जो फर्स्ट menstruation है उसका पूछा गया है कि फीमेल के अंदर जो फर्स्ट menstruation है उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है मेनार्की, मेनोपोज एंड डिसमेनोरिया एंड एमेनोरिया। तो जो फर्स्ट menstruation है हम उसको बोलते हैं मेनार्की, और जो मेनोपोज होता है वो होता है सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन की मतलब कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डिसमेनोरिया आपको पता है डिफिकल्ट मेंस्ट्रुएशन, एंड एमेनोरिया होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट इज विच हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिग्निफिकेंट प्रोलिफरेशन ऑफ फैट अराउंड द ब्रेस्ट। कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो फैट का डिपोजिशन होता है ब्रेस्ट में उसके लिए। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH एंड टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली जो एस्ट्रोजन होता है वो फैट डिपोजिशन में हेल्प करता है अराउंड द ब्रेस्ट। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर इज टर्म्ड एज। तो अगर 10 ईयर से पहले ही अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो गया है तो हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन है पोस्ट कोकियस
एंड प्रीकोकियस एमेनोरिया एंड डिसमेनोरिया। तो इन्होंने पूछा है 10 ईयर से प्रायर, बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर, तो हम उसको बोलेंगे प्रीकोसियस, ठीक है, प्रीकोसियस। और अगर वो 10 ईयर से जो मेंस्ट्रुअल की एज होती है अगर उसके बाद में हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे पोस्टकोसियस, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, अगर उसका इन्फेक्शन है तो हम उसको टर्म करते हैं। ऑप्शन है अपेंडिसाइटिस, बार्थोलिनाइटिस, सेल्फिंजाइटिस एंड एंडोमेट्राइटिस। तो जो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन होता है और जो इसकी इन्फ्लामेशन होगी उसको बोलेंगे सेल्फिंजाइटिस। जो अपेंडिसाइटिस होती है, जो वर्निक्स अपेंडिक्स होती है, उसको बोला जाता है अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसको बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। एंड जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है अगर उसकी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे बार्थेलोनाइटिस। एंड जो एंडोमेट्राइटिस है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो यूटेराइन वॉल्स के अलावा अगर कहीं पर ग्रो कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट इज इन ए फीमेल विद इनफर्टिलिटी विच ड्रग इज यूज टू इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, कि कोई फीमेल है जो कि इनफर्टाइल है तो विच ड्रग इज सॉरी विच ड्रग इज यूज्ड टू इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो ओवुलेशन में हेल्प करेगी। ऑप्शन है क्लोमिफिन सिट्रेट, FSH, GnRH, RH एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो सभी हैं वो ओवुलेशन में हेल्प करेंगी। जो GnRH होता है वो होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और जो FSH होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लोमिफिन सिट्रेट है वो भी ओवुलेशन में है, वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एट विच स्टेज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेराइन कैविटी ड्यूरिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि जो IVF है उसके दौरान कि कौन सी ऐसी स्टेज है जब फर्टिलाइज्ड ओवा है वो यूटेराइन कैविटी है उसमें इम्प्लांट किया जाएगा। ऑप्शन है 1 to 2 cell stage, 2 to 4 cell stage, 4 to 8 cell stage एंड 16 to 24 cell stage। तो बेसिकली जब 4 to 8 स्टेज सेल की जब डेवलपमेंट हो जाती है तो ओवा है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूटेराइन कैविटी में। नेक्स्ट इज फिब्रॉइड यूट्रस इज मोर कॉमन इन, कि जो फिब्रॉइड यूट्रस है वो बेसिकली किस में देखा जाता है, उसके लिए मोर कॉमन है वो कौन है। ऑप्शन है नल्लीपेरस वुमेन, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन, मल्टीपेरिटी आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज। तो बेसिकली जो फिब्रॉइड यूट्रस के लिए जो नल्लीपुरस वुमेन है जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो बेसिकली मोर कॉमन होता है, जिसके अंदर जो यूट्रस है वो फिब्रॉइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, कि जो एंडोमेट्रियोसिस है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन है इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, enlarged endometrium and presence of functioning endometrium elsewhere in the body other than the uterine mucosa and carcinoma of endometrium। तो endometriosis होता है जो presence of functioning of endometrium elsewhere इन द बॉडी अदर देन द यूटेराइन म्यूकोजा, कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी यूटेराइन म्यूकोजा के अलावा बॉडी के अंदर कहीं और पर उसकी जब प्रेजेंस देखी जाती है तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट इज इफ द फर्स्ट डे ऑफ ए वुमेन लास्ट पीरियड वाज June 15, 2018 द एस्टिमेट डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ वुड बी। तो जो EDD निकालने वाला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हर बार एग्ज़ाम में देखा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। तो जो EDD निकालते हैं हम, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो हम किससे निकालते हैं, जो नेग्लेज रूल होता है, ठीक है, नेग्लेज जो रूल है उसके थ्रू हम निकालते हैं। तो इसके अंदर जो बेसिकली हम क्या होते हैं, जो मंथ होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जून दिया है
तो जो जून है उसमें से हम 3 मंथ हैं वो डिडक्ट करेंगे। तो जून में से जब हम 3 कम करते हैं तो हमारे पास मंथ आता है मार्च, ठीक है, क्योंकि जो जून होता है वो 6 मंथ होता है, तो हमारा अगर 3 कम करेंगे तो हमारा आएगा मार्च। और हम डेट में ऐड करते हैं 7 डेज ऐड करते हैं, तो हमारी 15 डेट है। तो अगर हम 15 में 7 ऐड करेंगे तो हमारी डेट आएगी 22। और जो ईयर होता है उसमें हम 1 ईयर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारी डेट निकलेगी ईडीडी की वो निकलेगी मार्च 22, 2019। Next is, which one of the following is not a described type of female bony pelvis? कि ऐसा कौन सा है जो फीमेल पेल्विस है वो टाइप नहीं है, फीमेल पेल्विस का टाइप नहीं है। ऑप्शन है एंड्रॉयड, गायनेकोइड, ओब्स्ट्रॉयड एंड एंथ्रोपॉइड। तो बेसिकली जो ओब्स्ट्रॉयड होता है वो फीमेल जो पेल्विस है उसका टाइप नहीं है। जो एंड्रॉयड है, गायनेकोइड है, एंथ्रोपॉइड है एंड प्लेटिप्लॉइड है वो बेसिकली टाइप होते हैं फीमेल पेल्विस के। नेक्स्ट इज, नर्स टेकिंग केयर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी इज बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट शुड बी हर अप्रोप्रिएट रिप्लाई? कि अगर एक नर्स है वो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको केयर प्रोवाइड कर रही है और जो लेडी है वो उससे क्वेश्चन आस्क करती है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब शुरू करनी है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है विद इन हाफ एन आवर आफ्टर डिलीवरी, विद इन 4 आफ्टर डिलीवरी, विद इन 4 आवर्स आफ्टर डिलीवरी एंड विद इन 8 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो जो राइट रिप्लाई होगा वो होगा विद इन हाफ एन आवर आफ्टर डिलीवरी। अगर वेजाइनल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो उसके आधे घंटे के बाद ही जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। और बात करते हैं अगर सी सेक्शन की, अगर फीमेल है उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो एज मच एज पॉसिबल जैसे ही मदर कॉन्शियस हो जाती है तो उसके तुरंत बाद ही जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट इज, 25-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain, swelling. Which one of the following organism cause the acute breast problem? कि कोई 25 ईयर की लैक्टेटिंग मदर है जो ब्रेस्ट फीड करवाती है, उसको फीवर है, एक्यूट ब्रेस्ट पेन है और स्वेलिंग भी है, तो कौन सी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम है उसको क्योज करेगा? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस एंड न्यूमोकोकस। तो बेसिकली जो स्टेफाइलोकोकस है वो क्योज करता है एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज, premature separation of a normally implanted placenta during the second half of pregnancy usually with severe hemorrhage is known as, कि जो प्लेसेंटा है उसका प्रीमेच्योरली सेपरेशन हो गया है प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में विद सीवियर हेमरेज, मतलब कि एक लॉट्स ऑफ अमाउंट जो ब्लड है वो लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकम्पिटेंट सर्विक्स एंड अब्रप्शो प्लेसेंटा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे अब्रप्शो प्लेसेंटा, जिसके अंदर इमेच्योरली जो प्लेसेंटा है उसकी सेपरेशन हो जाती है। जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें प्लेसेंटा है वो सर्विक्स है जो इंटरनल ओरिफिस सर्विक्स के होते हैं उसको कवर कर लेता है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है कि जो प्रेगनेंसी है वो होल्ड कर जाती है जो फेलोपियन ट्यूब है उसी के अंदर। और जो इनकम्पिटेंट सर्विक्स है, जो सर्विक्स है वो इनकम्पिटेंट है। तो अब प्री मैच्योर सेपरेशन हुआ है तो वो बेसिकली होता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा में। नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी इज, कि जो ऑक्सीटोसिन और जो पिटोसिन है वो लेबर और डिलीवरी के टाइम पे किस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन है प्रोवाइड पेन रिलीफ, स्टिमुलेट इफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, प्रिवेंट प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, इंक्रीज एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू क्रॉस द प्लेसेंटल ब्लड बैरियर। तो बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन देते हैं वो स्टिमुलेट करता है जो इफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको, तो ऑक्सीटोसिन जो हेल्प करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में।
नेक्स्ट इज विच इम्यूनिटी प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, जो मदर मिल्क होता है उसमें कौन सी इम्यूनिटी है वो प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो बेसिकली जो ह्यूमन मिल्क होता है, जो मदर मिल्क है, उसमें जो इम्यूनिटी पाई जाती है वो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है, कि जो मिल्क है उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो नेचुरल है, बट वो पैसिव इसलिए है क्योंकि वो मदर के थ्रू बेबी को मिल रही है, क्योंकि बेबी है उसको सेल्फली मेड नहीं कर पा रहा है, वो मदर के मिल्क से जाके बेबी में जा रही है, तो वो होगी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। Next is a pregnant client asks the nurse about how the umbilical cord provides circulation to the baby. The nurse responds that umbilical cord has, कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसने नर्स से पूछा कि जो अम्बिलिकल कोड है वो कैसे बेबी के साथ में जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, इवन न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको कैसे मेंटेन करती है। जो नर्स है वो उसको बताएगी जो अम्बिलिकल कोड है इट्स कंटेन 1 आर्टरी एंड 2 वेन्स, 1 आर्टरी एंड 1 वेन्स, 2 आर्टरी एंड 2 वेन्स एंड 2 आर्टरी 1 वेन। तो बेसिकली जो नर्स का रिस्पॉन्स होगा जो अम्बिलिकल कोड है कंटेन 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, तो वो 2 आर्टरी और 1 वेन को कैरी करती है, जो कि जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो उसका क्या है। तो इसमें बेसिकली जो हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड होता है, बट जो जेस्टेशन है वो मदर के वूम में ही होता है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड, कि कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम हैं जो कि दिखाते हैं कि कंडीशन है वो प्लेसेंटा प्रीविया की है। ऑप्शन है शार्प एब्डोमिनल पेन, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंक्रीज लो बैक पेन एंड पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है उसके जैसे जैसे बेबी है वो ग्रो करेगा तो जो प्रेशर है वो सर्विक्स पे आएगा, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है वो शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय ए प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट, कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसकी एंटीनेटल विजिट्स हैं वो मिनिमम टू मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 2, 4, 1 एंड 5। तो बेसिकली जो एंटीनेटल विजिट्स हैं उसको बोला जाता है वो 4 एटलीस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी है। ऑप्शन है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, लेप्रोस्कोपी, यूएसजी एंड हिस्टेक्टोस्कोपी। तो बेसिकली जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो अल्ट्रासाउंड है वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट इज द वाइट लाइन्स फॉर्म्ड इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड, कि जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है उसमें एब्डोमेन के लोअर पार्ट में वाइट लाइन्स आ जाती हैं, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रेगनेंसी मार्क्स, लीनिया निग्रा, स्ट्रिया ग्रेविडम एंड नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो वाइट लाइन्स आ जाती हैं हम उनको बोलते हैं स्ट्रिया ग्रेविडम। ठीक है। नेक्स्ट इज 7 weeks after conception the product of conception in uterus is termed as, कि 7 हफ्ते हो गए हैं कंसेप्शन के बाद में, तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था यूट्रस में हम उसको क्या बोलेंगे 7 हफ्ते के बाद में। ऑप्शन है जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस एंड नियोनेट। तो हम उसको बोलेंगे एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज A nursing mother has cracked nipples. Which is appropriate nursing intervention is care of client, कि एक मदर है जो कि कंप्लेन के साथ में आई है, जो उसके निपल हैं वो क्रैक हो गई हैं, तो सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होगा। ऑप्शन है अप्लाइंग बेंजोइन to tougher the nipples, keeping the nipple covered with warm and moist pack, offering to give baby a bottle and exposing the nipple as much as possible, कि
तो बेसिकली जो है हम उसको कुछ भी जो निपल है उस पर एप्लीकेशन करने के लिए कोई ऑइंटमेंट या वो नहीं बताते हैं। तो हम एडवाइस करेंगे जो फीमेल है उसको नर्सिंग इंटरवेंशन में कि एक्सपोजिंग द निपल्स टू एयर एज मच एज पॉसिबल, कि जितना हो सके जो उसको फ्रेश एयर है उसके संपर्क में रखे, ठीक है, एक्सपोज करे जो निपल्स हैं उसको एयर में। नेक्स्ट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, कि जो प्रेगनेंसी है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। ऑप्शन है 300 डेज, 250 डेज, 365 डेज एंड 280 डेज। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी होती है उसकी ड्यूरेशन होती है 280 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फीटस इज, कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बेबी है जो फीटस है उसको न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है लीवर, प्लेसेंटा, ओवरी एंड यूट्रस। तो जो न्यूट्रिशन है एंड जो सर्कुलेशन है उसमें हेल्प करता है वो करता है प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज द चीफ साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन है ट्यूबल प्रेगनेंसी, सर्वाइकल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी एंड ओवेरियन प्रेगनेंसी। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो इम्प्लांट होता है वो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में ना होने की बजाय में वो जो फेलोपियन ट्यूब है उसी में इम्प्लांट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय, कि जो सर्विक्स है अगर उसकी राइपनेस है उसको हमें असेस करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे। ऑप्शन है बिशप स्कोर, अपगार स्कोर, डाउनी स्कोर एंड न्यू बेलार्ड स्कोर। तो जो सर्विक्स की राइपनिंग है हम उसको बिशप स्कोर है उसके थ्रू असेस करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि जो अपगार स्कोर है, तो अपगार स्कोर है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो फीटस है आफ्टर बर्थ, हम जो उसके जो अपीयरेंस है, जो उसकी पल्स हैं, जो उसकी ग्रीमेस हैं, जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसका रेस्पिरेशन है, हम उसको चेक करने के लिए अपगार स्कोर यूज़ करते हैं जो फीटल की हेल्थ है स्टेटस है उसको डिफाइन करेगा। जो डाउनी स्कोर है हम उसको यूज़ करते हैं कि यूज टू इवेलुएट क्लिनिकल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, की कितना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको जो अगर कैलकुलेट करना है, इवेलुएट करना है तो हम डाउनी स्कोर का यूज़ करते हैं। और जो न्यू बेलार्ड स्कोर होता है उसको यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन नियोनेट फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी एंड यूज्ड अप टू 4 डेज, की जो बेबी है उसकी फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर जो मैच्योरिटी है उसको अगर असेस करना है तो हम यूज़ करेंगे न्यू बेलार्ड स्कोर का। और अगर सर्विक्स की राइपनिंग हमें चेक करनी है तो हम यूज़ करते हैं बिशप स्कोर का। ठीक है, क्लियर। तो आज का ये क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज इज नॉट द साइन ऑफ प्री एक्लैम्पशिया, कि जो प्री एक्लैम्पशिया है उसका, प्री एक्लैम्पशिया एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जो कि प्रेगनेंसी में बेसिकली देखा जाता है, उसका कौन सा ऐसा साइन है वो नहीं है। ऑप्शन है एडीमा, प्रोटीनयूरिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड पायरेक्सिया। तो बेसिकली जो प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन है उसमें एडीमा भी होगा, ठीक है, प्रोटीन यूरिया भी होगा एंड इवन हाई ब्लड प्रेशर भी होगा। बट जो पायरेक्सिया है वो प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन है उसमें नहीं देखा जाता। तो जो पायरेक्सिया है जो पायरेक्सिया है मतलब कि फीवर, जो फीवर है वो प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको जो हमारी आज की इतनी इम्पोर्टेंट और जो वैल्यूएबल क्लास थी वो आपको कैसी लगी। थैंक यू।